Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. ओके अभी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा। अब इसके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, इसकी कंक्लूजन्स क्या हैं, वो हमें देखना है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन से हमें पता चल जाएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्चुअली में मेन पॉइंट हो क्या रहे हैं और क्या क्या हमें याद रखने की ज़रूरत है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ के फिजिकल चीज़ों के वेरिएशंस के इफ़ेक्ट देखेंगे, इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर। तो उसमें पता चलेगा कि जो एमिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का वो किस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट है इसमें इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मीनिंग क्या होता है। इंटेंसिटी का मीनिंग है कि कितना ज़्यादा ब्राइटनेस है लाइट की, और ब्राइटनेस का मतलब होता है कि वहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने ज़्यादा हैं। तो मोर इंटेंसिटी मीन्स मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोर इंटेंसिटी मीन्स more number of electrons for given frequency। तो अगर फ्रीक्वेंसी हम कांस्टेंट अज्यूम करें तो उसमें इंटेंसिटी के इंक्रीज़ का मतलब है कि वहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा हैं और सॉरी नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ फोटॉन्स है यहाँ पे। तो अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा है, इंटेंसिटी कम है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कम है। इंटेंसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे सपोज हमारे पास एक बल्ब है या एक लाइट सोर्स है, अगर उसको हम दो लाइट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, दो लाइट सोर्स ले लें तो वहाँ पे इंटेंसिटी डबल हो जाएगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स भी डबल हो जाएंगे। सो इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। ओके, अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बता रहा हूँ ब्रीफली कि कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम करता है और वहाँ पे यहाँ पर ड्यूल नेचर का क्या कंसेप्ट है। तो अगर हम अज्यूम करें कि लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर है, तो अगर लाइट का वेव नेचर है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज़ ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस है, फोटो सेंसिटिव सरफेस है। यहाँ पे ये एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिलीज़ होने के लिए रेडी हैं, इन्हें पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए रिलीज़ होने के लिए। तो अगर लाइट वेव नेचर की है तो उसमें कोई मिनिमम एनर्जी वैल्यू नहीं होगी, उसकी लाइट की कोई मिनिमम एनर्जी वैल्यू नहीं होगी। तो हम किसी भी फ्रिक्वेंसी की लाइट वहाँ पे डालें वो इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को फुल कर देगी। एनर्जी आ रही है तो अगर वो एनर्जी कम है तो फोटोन उसे एब्जॉर्ब करेगा, फिर और एनर्जी उससे आती जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन उसे एब्जॉर्ब करता जाएगा और इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी हमें चाहिए ताकि हम इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर सकें। उस मिनिमम फ्रिक्वेंसी से बिलो पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ नहीं होते हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस नहीं है। दैट मीन्स जो लाइट है हमारे पास वो वेव नेचर नहीं शो कर रही है यहाँ पे। तो कैसे एक्सप्लेन होगा फिर ये? इसको हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सपोज़ जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर शो कर रही है, यहाँ पे पार्टिकल नेचर है लाइट का। और पार्टिकल नेचर का मतलब वहाँ पे छोटे छोटे पैकेट्स हैं एनर्जी के, लाइट के अंदर लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स हैं जिनको हम फोटॉन्स बोलते हैं। अब एक सिंगल फोटोन एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन एक सिंगल फोटोन ही एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अगर फोटोन रिक्वायर्ड एनर्जी से कम का है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करने से वो बाहर रिजेक्ट आउट नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो इनफ एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी का है तो इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग वो बाहर निकल जाएगा। अगर एग्जैक्टली सेम एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर निकलेगा, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बचेगी, सिर्फ वो बाहर निकल के रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इलेक्ट्रॉन वहीं पर रहेगा, बाहर सरफेस पर रहेगा। अगर एनर्जी फोटोन की ज़्यादा है, जितनी रिक्वायर्ड है उस एनर्जी से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और उसके पास कुछ एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी बचेगी। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होगी और वो उस एनर्जी से आगे की तरफ मूव करेगा, करेक्ट। तो इस तरीके से ही एक्सप्लेन हो पा रहा है कि क्यों हमें एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत है। बिकॉज एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल्स टू एच इंटू एफ, या न्यू लिख सकते हैं सिंबल को। फ्रिक्वेंसी का सिंबल न्यू या एफ यूज़ होता है। तो ये फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन है, फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन, एंड दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन,
energy of photon, and h is obviously Planck's constant. Planck's constant. ओके तो ये एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला, यानी जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी एक फोटोन की। तो अगर एक मिनिमम लेवल से यानी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी है तो जो एनर्जी है फोटोन की वो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड एनर्जी से कम होगी। इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होती है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ surface is known as वर्क फंक्शन। इसको जनरली फाई नॉट से शो किया जाता है। तो ये वो मिनिमम एनर्जी है जो फोटोन के पास होनी चाहिए ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। अब इस एनर्जी से ज़्यादा अगर एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की फोटोन की वो सपोज ई है, अगर वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है देन देयर विल बी सम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी। अगर वो वर्क फंक्शन के इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट। लेकिन अगर एनर्जी ऑफ फोटोन इज़ लेस देन द वर्क फंक्शन तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, तो ऑब्वियसली उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम आउट, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं। तो ये मिनिमम एनर्जी से हमें पता चलता है कि हमारे पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी है या मैक्सिमम वेवलेंथ भी है जिसके ऊपर हमारी रेंज होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी की। ओके, तो ये वर्क फंक्शन का कंसेप्ट है। अब इंटेंसिटी का रोल क्या है यहाँ पे? जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब ओनली वन फोटोन। वन इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब ओनली वन फोटोन बिकॉज ऑफ पार्टिकल नेचर। ये पार्टिकल नेचर है, इस वजह से। अगर वेव नेचर होता तो वहाँ पे फोटोन नाम का कोई चीज़ होती नहीं, वहाँ पे कंटिन्यूस एनर्जी होती, तो इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता था किसी भी लाइट की फ्रिक्वेंसी से, किसी भी फ्रिक्वेंसी की लाइट से। तो उस केस में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही एनर्जी दे सकता है, यानी एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। तो अगर हमारे पास फोटॉन्स हैं जो उस बेस लेवल की फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हैं, यानी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी के हैं, और पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ फोटॉन्स हैं, तो जितने फोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। अगर हम नंबर ऑफ़ फोटॉन्स को बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। और फोटॉन्स को बढ़ाने का मतलब है इंटेंसिटी को बढ़ाना। तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ फोटॉन्स इंक्रीज़ होंगे, हैंस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट आउट हो रहे हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो increasing the intensity of light for a given frequency will increase the number of photons of that frequency, and hence increase the number of photoelectrons and photocurrent, and it will happen linearly because जितने number of photons हैं उतने ही number of electrons release हो रहे हैं। तो ये linearly हो रहा है। That means photocurrent is directly proportional to photoelectrons, number of photoelectrons, and that is directly proportional to number of photons, and that is directly proportional to the intensity of light or brightness of light. एक चीज़ और याद रखना है कि इंटेंसिटी ज़्यादा तब भी हो सकती है अगर हमारे पास सेम नंबर ऑफ़ फोटॉन्स हों, लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी हम बढ़ा दें तो भी इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी के केस में इंटेंसिटी तभी बढ़ेगी जब नंबर ऑफ़ फोटॉन्स बढ़ेंगे। ओके, तो फोटो करंट और फोटो इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे या इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यहाँ पे लीनियर रिलेशन आ रहा है। तो इनके बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सो द ग्राफ विल बी लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ।
So this side y-axis is showing photo current, and this side is showing intensity of light, यानी number of photons. So the graph will be a linear graph. ज़ीरो इंटेंसिटी है यानी कोई फोटोन नहीं है, यानी कोई फोटो करंट भी नहीं है, और जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी फोटॉन्स बढ़ते जाएंगे, एंड हैंस फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे और फोटो करंट बढ़ते जाएगी. तो ये ग्राफ बनेगा फोटो करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में लीनियर ग्राफ. एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे इसका दे दिया है. उस एक्सप्लेनेशन को अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे नोट भी कर लेना, अदरवाइज वो सिर्फ ग्राफ से आपको याद नहीं रहेगा. तो ये पहला इफेक्ट हो गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट. सेकेंड इज इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल. Effect of potential across electrodes तो कौन से पोटेंशियल की बात हो रही है? जो हमने डायग्राम बनाया था यहाँ पे, ये जो पोटेंशियल लगा हुआ है, तो कैथोड और एनोड को यानी एमिटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट को हमने कितने हाई पोटेंशियल पर रखा हुआ है, अब उसकी हमें बात करनी है. तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे. अगर हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रखा हुआ तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेंगे वो अपनी काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से आगे की तरफ जाएंगे. तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है तो वो आगे मूव करेंगे, अगर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है तो वो मूव नहीं करेंगे. और किसी भी सरफेस से प्रैक्टिकली हर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, है ना. वहाँ पे ज़ीरो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे, उससे ज़्यादा हर वेरिएशन की एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे. तो सारे इलेक्ट्रॉन्स आगे नहीं मूव करेंगे, यानी हमारे पास मैक्सिमम करंट नहीं आएगी. जितने इलेक्ट्रॉन्स आगे पहुँच पा रहे हैं वो सिर्फ वो करंट देंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुँच पा रहे वो करंट नहीं देंगे. तो इसको हम चेंज कर सकते हैं वोल्टेज लगा के. अगर हमने वोल्टेज डिफरेंस लगा दिया तो फिर सारे इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन उस फोर्स से आगे की तरफ मूव करेंगे और इवेंचुअली सारे इलेक्ट्रॉन्स करंट देंगे. अब कितना हाई वोल्टेज है इस पोलैरिटी में, वो ये डिसाइड करेगा कि कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स रीच करते हैं कलेक्टर पर. जितनी जल्दी रीच करेंगे उतनी जल्दी ही फोटो करंट हमें मैक्सिमम मिल जाएगी. उससे मैक्सिमम फोटो करंट पर फर्क नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम फोटो करंट सेम रहेगी, कांस्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम फोटो करंट डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नंबर ऑफ फोटोन से डिसाइड हो रहे हैं, तो वो चेंज नहीं करेंगे, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं. तो पोटेंशियल डिफरेंस से बस इतना होगा कि वो सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं, अगर ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है तो जल्दी से जल्दी कलेक्टर पर पहुंचेंगे और जल्दी से जल्दी हमें मैक्सिमम करंट देंगे, सैचुरेटेड करंट देंगे. ये फिनोमेना यहाँ पे होगा. मैं यहाँ पे अभी जो बात कर रहा हूँ ये पॉजिटिव पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ. पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब है फॉरवर्डिंग पोटेंशियल, यानी जो इलेक्ट्रॉन को आगे करंट देने के लिए धकेल रहा है. ठीक है, इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम. यहाँ पे जो पोलैरिटी मैंने शो की हुई है, इसकी अगर अपोजिट पोलैरिटी लगाते हैं, यानी एनोड को नेगेटिव करते हैं और कैथोड को पॉजिटिव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को वो पोटेंशियल ब्लॉक करेगा और उस केस में इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है वो डिक्रीज़ होगी. तो वहाँ पर डिपेंडिंग ऑन कितना पोटेंशियल है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुँच पाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुँच पाएंगे. और अगर ऐसे ही हम रिवर्स पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो सबसे हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी नहीं पहुँच पाएंगे, तो हमें कोई करंट नहीं मिलेगी और नेट करंट ज़ीरो हो जाएगी. तो वो जो मैक्सिमम रिवर्स पोटेंशियल हमें लगाने की ज़रूरत है, मिनिमम रिवर्स पोटेंशियल लगाने की ज़रूरत है, जिससे सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएं, उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं. ओके, चलो इसको देखते हैं. यहाँ पे इसके पॉइंट्स में डिस्कस कर लेता हूँ. फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड. ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का मतलब है पॉजिटिव पोटेंशियल या फॉरवर्डिंग पोटेंशियल. is increased, the current increases, photo current obviously, current increases up to a maximum value, then it saturates. का मतलब उसके बाद वो बढ़ना बंद हो जाएगी. देन इट सैचुरेट्स. और क्यों सैचुरेट होगी? क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए थे वो सारे हमने कलेक्ट कर लिए हैं. एट दिस पॉइंट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स
all the electrons emitted are collected to give current. So there are no more electrons left out, so there will be no increase in current also. ये first point. Second point, when decelerating potential is applied, decelerating का मतलब है जो reverse potential है, जो रोकने की कोशिश कर रहा है, या negative potential. When decelerating potential, negative or reverse potential is applied, electrons are repelled. Electrons are repelled and hence photocurrent reduces. Photocurrent reduces and drops to zero. Drops to zero at some point. At some point, full stop. This specific value of reverse potential या decelerating potential is called the cutoff or stopping potential. Cutoff और स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो ये कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन है जो कि पूछी जा सकती है सब्जेक्टिव एग्जाम में, तो ये भी याद रखना है. डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल. ये वो मिनिमम रिवर्स पोटेंशियल है जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक नहीं पहुँचेगा एंड हैंस हमें कोई भी करंट यहाँ पे नहीं मिलेगी. तो ये पोटेंशियल, इसको हम मैथमेटिकली शो करते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं सरफेस से वो हर एनर्जी लेवल के हैं, जीरो एनर्जी के भी हैं और उससे लेके मैक्सिमम एनर्जी तक के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो अगर हमें सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है तो हमें मिनिमम उतना अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोक सके. तो अगर वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोक सकता है तो दैट मीन्स वो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स को भी रोक लेगा. सो बाय दिस लॉजिक द रिवर्स फोर्स या रिवर्स वर्क डन शुड बी इक्वल्स टू ई वी नॉट, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू वी होता है और क्यू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. इट शुड बी इक्वल्स टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर होना चाहिए. तो ये है यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और वी नॉट यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा वी नॉट इक्वल्स टू के मैक्स डिवाइडेड बाय ई. ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला. थर्ड पॉइंट, along with it if intensity is increased for same threshold frequency, the saturation current will be higher. The saturation current will be higher. तो ये इसका एक्सप्लेनेशन मैं पिछले वाले पॉइंट में दे चुका हूँ. विल बी हायर. इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, उससे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और हैंस फोटो करंट बढ़ती है. although stopping potential is distinctive for distinctive frequencies. इसका मीनिंग सिंपली ये है कि जैसे यहाँ पे के मैक्स आया, ठीक है, के मैक्स किसके इक्वल होगा? के मैक्स का मतलब है जितना एनर्जी का फोटोन पड़ा
उसमें से मिनिमम जो इजेक्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए थी उसको माइनस कर देंगे, तो जो एनर्जी लेफ्ट आउट होगी वो एनर्जी यहाँ पे बचेगी। तो हमें जो हमारे पास एनर्जी आई फोटोन की वो सपोज ई है और ये फाई नॉट है जो मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए वर्क फंक्शन। तो इनका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। न्यू यहाँ पे फॉलिंग फ्रिक्वेंसी है, न्यू नॉट यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है। दैट मीन्स वी नॉट डिपेंड करता है फॉलिंग फ्रिक्वेंसी पर, जो फोटोन पड़ रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है इस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे इंटेंसिटी पर ये वी नॉट डिपेंड नहीं कर रहा, इंटेंसिटी का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। इसको थियोरेटिकली हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाते हैं इंटेंसिटी बढ़ाने की वजह से, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो नहीं बढ़ेगी, है ना, वो सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे देखो हमें क्लियरली पता है कि वो इनपुट एनर्जी फोटोन की कितनी है उस पर डिपेंड करती है, कितने फोटोन्स है उस पर डिपेंड नहीं कर रही, जो फोटोन्स आ रहे हैं उनकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी है उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी नंबर ऑफ फोटोन्स पर डिपेंड नहीं करती और हैंस स्टॉपिंग पोटेंशियल नंबर ऑफ फोटोन्स पर डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। ये हमारा पॉइंट यहाँ पर निकल के आया है, फोर्थ पॉइंट। is independent of frequency intensity, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स। ये डिपेंड किस पे करता है वो हमने पीछे फॉर्मूले में लिखा हुआ था, मैं दोबारा लिख देता हूँ उस फॉर्मूले को। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फॉलिंग फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, हैंस एच न्यू, न्यू इज फॉलिंग फ्रिक्वेंसी, frequency of falling photon minus work function is h nu naught, where nu naught is threshold frequency, और ये this kmax is equals to e v naught, where v naught is stopping potential। तो यहाँ से v naught equals to आ गया h nu h upon e nu minus nu naught, या h nu upon e minus h upon e nu naught। तो ये इक्वेशन हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की बनेगी, विच इज़ क्लियरली शोइंग अस रिलेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। हेयर m इज इक्वल्स टू h अपॉन ई, यानी स्लोप इज इक्वल्स टू h अपॉन ई। और किस ग्राफ का स्लोप है ये? v नॉट एंड फ्रिक्वेंसी के ग्राफ का स्लोप है। तो अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी के ग्राफ को बनाएं तो उसका जो स्लोप बनेगा वो h अपॉन ई के बराबर होगा। ये हो गया, ठीक है। और ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, ये भी हमें पता चल गया। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। तो पहला ग्राफ है वोल्टेज और फोटो करंट के बीच में फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज़। सो यहाँ पे एक इसी टॉपिक के अंदर ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ बिटवीन फोटो करंट and potential difference across electrodes for different intensities। ओके, देखते हैं कैसा ग्राफ बनेगा इसका। ये y एक्सिस इज शोइंग फोटो करंट एंड द x एक्सिस इज voltage। सपोज दिस इज अप्लाइड वोल्टेज। तो ये पॉजिटिव साइड में जब तक वोल्टेज है तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज है या एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, और जब ये रिवर्स साइड में है तो इट इज़ डिसेलरेटिंग और रिवर्स वोल्टेज। एंड here it is फोटो करंट। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि जब ज़ीरो है वोल्टेज तब करंट ज़ीरो होगी या नहीं होगी। अगर अप्लाइड वोल्टेज ज़ीरो है तो जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे उन पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगा, करेक्ट। तो और इलेक्ट्रॉन जो रिलीज़ हो रहे हैं वो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं। तो जिनके पास काइनेटिक एनर्जी है तो वो आगे की तरफ मूव करेंगे, जिनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ज़ीरो है, वो आगे मूव नहीं करेंगे।
तो हमें करंट मिलेगी कुछ, लेकिन वो मैक्सिमम करंट नहीं होगी और वो ज़ीरो भी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी के नहीं है। तो हमें करंट मिलेगी बट दैट करंट विल नॉट बी ज़ीरो। और फिर जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो वो जो करंट है, वो जो इलेक्ट्रॉन छूट गए थे वो भी आगे की तरफ आएंगे और करंट को इंक्रीज़ करेंगे। तो करंट इंक्रीज़ होगी और एक पॉइंट पर जाके वो मैक्सिमम हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी, उसके बाद वो इंक्रीज़ नहीं करेगी क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स तब तक कलेक्टर पे आ जाएंगे। तो हमें एक सैचुरेटेड करंट मिल जाएगी। और जब हम रिवर्स वोल्टेज लेके जाएंगे तो रिवर्स वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स को आने से रोकेगा। तो पहले कुछ पॉइंट तक कुछ इलेक्ट्रॉन्स रोकेंगे, फिर जैसे जैसे हम रिवर्स पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रुकते जाएंगे और एक वैल्यू पर आके सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे। तो जिस वोल्टेज की वैल्यू पर, रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू पर सारे इलेक्ट्रॉन्स रुकेंगे, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा। तो ये V0 है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, अब इंटेंसिटी का क्या रोल है? इंटेंसिटी का रोल है सैचुरेटेड करंट इंक्रीज़ करने में। तो ये जो सैचुरेटेड करंट हमारे पास आई है, ये नंबर ऑफ़ फोटॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ़ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ़ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, हैंस मैक्सिमम करंट इंक्रीज़ होगी। लेकिन उससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो थी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे कोई चेंज नहीं आया तो उसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स कि अगर हम दूसरी इंटेंसिटी कोई लेते हैं, सपोज़ ये इंटेंसिटी I1 है और हमने दूसरी इंटेंसिटी ली I2 विच इज़ ग्रेटर देन I1, तो इसमें हमें ज़्यादा करंट मिलेगी लेकिन वो करंट का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम बट करंट की मैक्सिमम वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक, ये हो गया I2। अब सिमिलरली अगर हम एक और इंटेंसिटी ले लें जो कि I2 से भी हायर है तो उसका भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा बट मैक्सिमम करंट हमें सेम मिलेगी, नहीं सॉरी डिफरेंट मिलेगी, इंक्रीज़ हो जाएगी और ज़्यादा। तो ये थर्ड केस के लिए। ओके, तो ये फोटो करंट का वोल्टेज के साथ वेरिएशन है फॉर डिफरेंट गिवन इंटेंसिटीज़ ऑफ लाइट। ठीक, अब एक और ग्राफ यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमने फोटो करंट और पोटेंशियल ग्राफ गिवन इंटेंसिटीज़ के लिए लिया है। अब अगर हम गिवन फ्रिक्वेंसीज़ के लिए लें, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ के लिए और कांस्टेंट इंटेंसिटी, तो उस केस में क्या होगा वो हमें देखना है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, दैट मीन्स फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन की सेम ली है हमने यहाँ पे, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फ्रिक्वेंसी ऑफ गिवन photons is constant for above graph. This is why stopping potential V0 is same for all cases. और ये है न्यू। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस ग्राफ में सेम ग्राफ बनाना है हमें फोटो करंट और वोल्टेज के बीच का, लेकिन अब हम इंटेंसिटी कांस्टेंट लेंगे और फ्रिक्वेंसी को वेरी करेंगे। सो ग्राफ बिटवीन फोटो करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज across electrodes for different frequencies and constant intensity. Okay, now let's see how this graph will go. So this is y-axis showing photocurrent, this is x-axis showing voltage. So this is forward or accelerating voltage and this is reverse and decelerating voltage. This side is photocurrent
Okay. So when the voltage is zero, the photocurrent is not zero, it has some value. और जो भी इसकी वैल्यू है वो जब पॉजिटिव साइड में वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो कुछ इंक्रीज़ होके मैक्सिमम तक रीच कर जाएगी, सैचुरेटेड करंट आ जाएगी. नाउ फ्रिक्वेंसी हम चेंज कर रहे हैं. फ्रिक्वेंसी चेंज करने की वजह से नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज नहीं होते. इंटेंसिटी हमने कांस्टेंट रखी हुई है. दैट मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स आर कांस्टेंट्स. फोटॉन्स आर कांस्टेंट, hence number of photo electrons are constant, hence maximum current is constant. तो सैचुरेटेड करंट तीनों केसेस के लिए कांस्टेंट रहेगी. तीन केस क्या है? ν1 ग्रेटर देन ν2 ग्रेटर देन ν3. ये तीन फ्रिक्वेंसीज लिए हैं. सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ν1 की है, ν2 की उससे कम, ν3 की उससे कम. तो जैसे हमने देखा कि जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उतनी ज़्यादा हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी. और जितनी ज़्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्मूले से उतना ज़्यादा हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा. तो जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे. तो इस सबसे मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है ये पहला. तो ये होगा V3 के लिए, V03. सेकेंड इससे कम का तो ये V02. और जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा. एंड दिस ग्राफ विल बी फॉर 1, V01. तो यहाँ पे डिफरेंट पोटेंशियल्स आ रहे हैं. स्टॉपिंग पोटेंशियल विच इज़ शोइंग दैट फॉलिंग फ्रिक्वेंसी इज़ डिफरेंट, और सैचुरेटेड करंट सेम है विच इज़ शोइंग द इंटेंसिटी इज़ कॉन्स्टेंट. ओके, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला ऑब्वियसली kmax डिवाइडेड बाय E, और kmax का फॉर्मूला hν माइनस hν0. ओके, ये ग्राफ हो गया. नेक्स्ट हम ग्राफ बनाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के बीच में. ग्राफ बिटवीन stopping potential and frequency of incident radiation. इंसिडेंट रेडिएशन के बीच में. ठीक, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. This is stopping potential. V0, this is nu. ओके, तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़ीरो होगा क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं. अब अगर फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते हैं तो अगर हमें कोई मेटल सरफेस दी हुई, कोई मटेरियल सरफेस दी हुई है, फोटो सेंसिटिव सरफेस, सपोज दो सरफेस है हमारे पास. पहली सरफेस है ए, तो ए के लिए कोई गिवन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होगी. इट इज़ सपोज ν0 ए. तो ν0 ए फ्रिक्वेंसी से पहले कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, और जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा तो उसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका ज़ीरो होगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल नहीं रहा तो हमें उसे रोकने की ज़रूरत नहीं है. तो स्टार्टिंग में कोई फोटो स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे पास. फिर जैसे ही हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पर रीच करेंगे, ν0 ए पे रीच किया, तो ν0 ए की अगर फ्रिक्वेंसी की लाइट पड़ रही है तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे वो ज़ीरो एनर्जी के साथ निकलेंगे, क्योंकि उस पॉइंट पर जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के बराबर है. तो उस पॉइंट पर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़ीरो होगा. लेकिन उसके बाद जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी, ज़ीरो से आगे बढ़ती जाएगी, और उसके साथ साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा. और इसको आप मैथमेटिकली इस रिलेशन से दोबारा समझ सकते हो. V0 इक्वल्स टू h/e न्यू माइनस h/e ν0. तो अगर हम न्यू को ज़ीरो ν0 के बराबर कर दें तब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़ीरो रहेगा. इफ़ न्यू इज इक्वल्स टू ν0, V0 इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, और उससे पहले तो कोई इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहा. अगर न्यू इज़ लेस देन ν0, there will be no electrons, hence V0 equals to 0.
तो फोटो स्टॉपिंग पोटेंशियल तभी आएगा जब न्यू नॉट से बड़ा है. व्हेन न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल नॉट बी इक्वल्स टू 0, इट विल इंक्रीज. या सिंपली आप y इक्वल्स टू mx प्लस सी लगा सकते हो. तो यहाँ से ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा विथ c. तो c यहाँ पे न्यू नॉट a के बराबर है. और इसके बाद ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, इंक्रीज करेगा, तो ग्राफ विल गो लाइक दिस. और इसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट होगा. स्लोप इज इक्वल्स टू h अपॉन e. h अपॉन e इसका स्लोप है. स्लोप इक्वल्स टू h अपॉन e. और क्योंकि यहाँ पे h और e दोनों कांस्टेंट्स हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं, इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप किसी भी गिवन मटेरियल के लिए हमेशा सेम रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा हुआ है. स्लोप क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी का, ये पूछा जाता है. तो ये कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है और h अपॉन e के बराबर है. तो ये मटेरियल ए के लिए हो गया. अब हमारे पास मटेरियल बी भी है सपोज, और मटेरियल बी की जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है वो न्यू नॉट बी है, एंड न्यू नॉट बी इज़ ग्रेटर देन न्यू नॉट ए. तो ऑब्वियसली इसके लिए ग्राफ आगे तक जाएगा, ये न्यू नॉट बी, और फिर यहाँ पे सेम स्लोप से ये इंक्रीज करेगा, ये बी के लिए. इसका स्लोप भी ऑब्वियसली h अपॉन ई के बराबर. तो ये ग्राफ बनेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के बीच में. डिफरेंट मटेरियल्स हैं तो उस पर क्या चेंज आएगा वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया है. सो ये ग्राफ हमें यहाँ पे, जितने भी ग्राफ और कंक्लूजन मैंने बनाए हैं यहाँ पे, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सारा थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा है. तो अगर ये कंक्लूजन आपने समझ लिए, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पूरा समझ में आ गया है.